गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया, वो क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं है ना अभी जो है नीट की तैयारी कर रहा हूँ और 3 साल से मुझे तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि काम करता हूँ कहीं पर और मैंने एक जो है शायद लैब टेक्नीशियन का कहीं कोर्स किया है, तो उसकी ड्यूटी पे रहता हूँ मैं। और इसके अलावा फिर मैं जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ शाम को मैं, और पढ़ाई भी करता हूँ मैं, ठीक है? तो मैं मतलब कोशिश पूरी करता हूँ मैं, लेकिन टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं ऐसे सफल हो पाऊँगा? क्योंकि मेरे नंबर जो है वो 400 नंबर के आस-पास रह रहे हैं और उसके ऊपर बढ़ नहीं पा रहे नंबर मेरे, ठीक है? तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ बेटा कि क्या होता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट हुआ, आईआईटी हुआ, यूपीएससी हुआ, पीएससी हुआ, ये एग्ज़ाम जनरली पार्ट टाइम नहीं है, ठीक है? ये अपने आप में आपसे फुल इन्वॉल्वमेंट माँगते हैं, ज़्यादा नहीं 1 डेढ़ साल, 2 साल का इन्वॉल्वमेंट पूरा आपको देना पड़ता है। जैसे यूपीएससी की बात करें तो 2 साल आपको लगकर चलना पड़ता है उसमें, पीएससी की बात करें आप तो 2 साल आपको जो है वो पूरा डेडिकेट होके देना पड़ेगा आपको। नीट के लिए आपको 1 साल पूरा डेडिकेट होके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? कम से कम 1 साल तो पूरा डेडिकेटेड होके पढ़ना पड़ेगा आपको, आईआईटी के लिए भी वही बात है। तो इन एग्ज़ाम में आपको जो है आप सोचें कि पार्ट टाइम हम कर लें काम तो उसको इसके बाद हम एग्ज़ाम निकाल लें, तो बेटा देखो जस्ट क्या है कि वक़्त तो हमारे पास उतना ही है ना, 24 आवर ही हमारे पास टाइम है, उसमें हमको सोना भी है सब और ऐसा क्योंकि क्या है ये जो जो रेस है ना बेटा ये इट इज़ अगेंस्ट द टाइम। जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की रेस है ना वो है कि समय पर आपको चीज़ें मिल जाएँ, उसके लिए रेस है ये पूरी। ठीक है? और रेस में यदि आपका ध्यान कहीं-कहीं और रहेगा तो आप रेस में पीछे रह ही जाएँगे और वो कोई ऐसा नहीं कि आप कैपेबल नहीं हैं। आप हो सकता है दूसरों से ज़्यादा कैपेबल हो, लेकिन आपका टाइम का इतना क्षरण हो रहा है जिसके चलते आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। जैसे एक बड़ा अच्छा किस्सा मैंने सुना पड़ा कहीं पर कि जब आपने देखा होगा कई लोग भालू पकड़ पहले आजकल तो बैन हो गया है, गैर कानूनी हो गया है, लेकिन पहले मैं छोटा था तो मैंने देखा कि वो गाँव में जो है वो भालू को पालतू बना के भालू को लेके एक आदमी होता था, भालू डांस करेगा, भालू का करतब करके दिखाएगा, लोग वहाँ पैसे देंगे, तो ऐसे भालू लोग पाल लिया करते थे पहले। और भालू बड़ा खतरनाक जानवर है, भालू जंगल में मिल जाए तो भालू आदमी को मार देगा, ठीक है? मतलब वो हिंसक है बहुत भालू। लेकिन उस भालू को पकड़ लिया जाए, उसको मजबूर कर दिया जाए तो फिर वो इंसान की बात ही मानने लगता है। लेकिन भालू को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब उसको जो है वो डायरेक्ट सामने चुनौती देके सामने से नहीं पकड़ सकते। भालू को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो लोग फंदा लगाते हैं। और फंदे में क्या करते हैं, वो फंदा लगाते हैं, फंदे में क्या करते हैं, वो खूब सारा शहद लगा देते हैं, ठीक है? अब उनको भालू के पीछे-पीछे नहीं दौड़ना पड़ता पकड़ने के लिए। फंदा है, फंदे में शहद लगा हुआ है, भालू को शहद की अच्छी गंध आती है और वो शहद खाने के लिए उसके फंदे के पास पहुँचता है और फँस जाता है वो। तो भालू को वो एक तरह का लालच देते हैं और वो शहद के में इतना मग्न रहता है, जब फंदा लग चुका होता है तब भी वो शहद चाट रहा होता है। और उसके बाद फिर उसको मालूम चलता है कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। फिर पकड़ लेते हैं इंसान उसको, ठीक है? पिंजरे में बंद कर देते हैं। भूखा रखते हैं, सिखाते हैं उसको चीज़ें, जब वो खा कुछ सीखता है तब उसको खिलाते हैं। ऐसे एनिमल को पहले लोग टॉर्चर किया करते थे। तो पॉइंट ये है कि वो भालू जो है वो फंदे में शहद के लालच में गया और फँस गया वो। हमारे लिए भी ऐसे ही फंदे लगा रखे हैं लोगों ने ज़िम्मेदारियों के। और मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे घर के बाहर एक समय कहीं हम लोग, मेरे पिताजी कहीं पोस्टेड थे तो हम लोग वहाँ पे माली भैया आते थे। तो एक बार एक छोटे से टमाटर के पौधे में छोटा-सा टमाटर लग गया, पौधा छोटा-सा था। एक टमाटर लगा छोटा-सा। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा कि अरे! अपने घर में टमाटर लगा है। वो माली भैया आए, उन्होंने काट के फेंक दिया उसको, उतने हिस्से को। मैं बड़ा गुस्सा हुआ, मैंने बोला कि आपने क्यों फेंका इसको, टमाटर लगा था घर में, ऐसा-वैसा खाते ये होता। उसने कहा नहीं भैया, यदि अभी टमाटर लगने दिया ना मैंने, तो ये पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा और बड़ा नहीं हो पाएगा तो बहुत सारे टमाटर नहीं लग पाएँगे। आपको 1 टमाटर चाहिए या बहुत सारे टमाटर चाहिए? मैंने कहा बहुत सारे चाहिए। उसने कहा इसलिए मैंने शुरू वाले हिस्से को काट के अलग कर दिया ताकि ये और ग्रो करे, ताकि बहुत सारे फसल एक साथ लग सके इसमें। एक बड़ा लेसन दिया उन्होंने कि बहुत जल्दी शुरुआत करने पर कई बार हम बड़े फल नहीं पा पाते हैं और ये एक रियलिटी है, ठीक है? कटु सत्य है ये।
जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं और आपको शहद के रूप में आपको पैसा मिलने लगता है और वो पैसा आपकी नीड से थोड़ा-सा ऊपर होता है, बस वहीं से सारी कहानी बिगड़ना शुरू होती है, ठीक है? दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अब देखो कई बच्चों के पास पढ़ने को पैसे ही नहीं है। वो शाम को मान लो 5वीं-6ठी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, थोड़ा 1-2 घंटे काम करते हैं। 2 घंटे काम किया उन्होंने इतना पैसा अर्न किया जिससे उनका पढ़ने का खर्चा चल जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वावलंबी है व्यक्ति उठ के, कर रहा है अच्छा काम, ठीक है? कम से कम 2 घंटे लगाया उसने और उसके बदले में जो पैसा मिला उससे पढ़ाई-लिखाई उसकी चल गई। लेकिन जहाँ पे 10 घंटा लगाया, पैसा कमाया, उससे अपनी भी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, दूसरे की ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बड़ा फैक्ट, आप सब कुछ करके अपने करियर के शुरुआती बहुत क्रूशियल डे आप सैक्रिफाइस कर देंगे, बहुत आगे नहीं जा पाएँगे और परिवार एक लेवल के बाद यही बोलेगा, "तुमने क्यों नहीं की पढ़ाई? तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमको करना था ऐसे।" वो ये भूल जाएँगे कि ये चीज़ें आपने क्यों की थी। ये सच्ची बात है। आप किसी जो इस अनुभव से गुज़रा हो उस आदमी से पूछ लीजिएगा, बोलेगा कि हाँ, फैमिली और परिवार होता भी नहीं है एहसान करने के लिए, परिवार पर एहसान भी नहीं किए जाते हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि चूँकि आप शायद से और बेहतर मदद उनकी कर पाते हैं यदि आप अपने करियर पे फ़ोकस कर लेते हैं। तो आपको अपने करियर पर जो है वो बहुत गंभीरता से फ़ोकस करना चाहिए। कारण ये है कि बड़ा पेड़ बन के जब फल लगेंगे ना, तो बहुत सारे फल लगेंगे। और उससे आपके घरवालों को नहीं, सबको सबको समाज को पूरे को फ़ायदा होगा। तो इसलिए कभी भी है ना, कभी भी जो होता है ना कि ये छोटे-छोटे माइनर जो ट्रैप होते हैं, शहद लगे ट्रैप होते हैं, उनसे बचना चाहिए, है ना? तो मैं ये नहीं बोलता, हो सकता है किसी की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो, उसके चलते वो कुछ काम कर रहा हो, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ, कैलकुलेट द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। अपनी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कीजिए कि आप जो कर रहे हैं और जो आप कर सकते हैं, उसके बीच में कितना गैप है। भैया हम जो कर रहे हैं उसमें इतना समय लगा रहे हैं, उससे हमको इतना मिल रहा है, यदि थोड़ा पढ़ ले 6 महीने 8 महीने बाद शायद हम कुछ बेहतर कर जाए, कुछ 5 साल बाद कुछ बेहतर कर जाए हम, और हम जो है इससे कई गुना बेहतर कर पाएंगे हम। और जो लोग पीएससी की और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका तो ओवरनाइट फॉर्चून चेंज होता है। क्योंकि देखो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम ऐसे होते हैं जिसके निकालने के बाद सीधी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी लगती है। आज भी मैं कह दूं कि जो है आज भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो है, उनका अपना एक बहुत बड़ा स्टेटस है, बहुत बड़ा मान सम्मान है उनका अपना। विधायक आते हैं, चले जाते हैं, 5 साल रहते हैं, दूसरा कोई बन जाता है, वो सब चलता रहता है पॉलिटिक्स में, ठीक है? लेकिन ये परमानेंट कार्यपालिका जो है ना, जो पावरफुल है, परमानेंट कार्यपालिका जो है, वो तो यही लोग हैं, जो हमेशा रहते हैं, हमेशा पावर में रहते हैं, कभी पावर जाता भी नहीं इनका, पोस्टिंग चेंज होती रहती है बस, ठीक है? तो ओवरनाइट फॉर्च्यून चेंज होता है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी के एग्जाम जो होते हैं, ये आपके लिए दरवाजे खोलते हैं अपॉर्चुनिटी के। मतलब आप एक बार आईआईटी में चले गए तो मतलब आप लाखों के आदमी तो बन ही गए आप, ठीक है? आप जब भी बाहर निकलेंगे 4 साल बाद, आपके पास एक बड़ा पैकेज होगा, अच्छा काम कर रहे होंगे, कोई संदेह नहीं, आईआईटी में कोई संदेह नहीं। आईआईटी इज मतलब इंजीनियरिंग में टॉप मोस्ट है आईआईटी, ठीक है? मेडिकल में आप पहुंच गए, 5 साल बाद आप निकलेंगे तो आपके पास में ये होगा कि आप कहीं भी काम शुरू कर सकते हैं और आपकी लाइफ सेट हो गई, मतलब आपकी अब कुछ और नहीं करना। पीजी कर लेंगे और बड़े डॉक्टर बनेंगे, सुपर स्पेशल कर लेंगे और बड़े डॉक्टर बनेंगे, सब आपके हाथ में है, पूरी की पूरी जर्नी आपके हाथ में है, पूरी वो करियर सेट हो गया आपका। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, आपको ये तय करना होगा कि ये भी और वो भी नहीं मिल सकता है, ठीक है? जिंदगी में कभी हां और कभी ना नहीं होता है, जिंदगी में ऑल और नन लॉ होता है कि या तो पूरा या कुछ नहीं। देखो लाइफ में मैं इसलिए कह रहा हूं बात कि मैंने भी बहुत कम उम्र में जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया था, मैंने जब मेडिकल कॉलेज में अंदर था तब, ठीक है? मुझे बहुत पैशन था पढ़ाने का। तो मैं हमेशा नाम लेता हूं एक सर का, एनके वैद सर, जो जो वैद आईसीएस के टीचर हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया करते थे। उनने मेरा अखबार में नाम देखा कि मेरा नाम छपा हुआ है कहीं पे, कुछ कोई अब तो ना कि बच्चे निकले हैं कोचिंग क्लास के एडमिट होते हैं, तो उसमें बड़ा सा ना फोटो छपा कि जितेंद्र सर का ये बैच शुरू हुआ, ठीक है? पढ़ा सुना। मैं उनसे पढ़ने जाया करता था, वीकेंड में क्लास लगती थी। मुझसे बोले, तुम बहुत अच्छे टीचर हो, मतलब सुना मैंने कि तुम बायोलॉजी के, बॉटनी के बहुत बढ़िया टीचर हो तुम, लेकिन मैं एक बात बोलूं? जी सर, कल से छोड़ दो। अरे मैंने कहा बैच चल रहा है सर, सब कुछ है, कहाँ से भी छोड़?
छोड़ दो कल से, तुझे आईएएस बनना है, एक झटके में छोड़ दे। फिर जो खालीपन तेरे मन में आएगा ना, उस खालीपन को भरने के लिए तू आईएएस की तैयारी ढंग से करना और अच्छे से, एंड यू विल बी आईएएस। मैं कह रहा हूं तू इतना तेज है, मैं तो इतने बच्चों को पढ़ाता हूं, एक नजर देखकर समझ जाता हूं मैं, है ना, कि तू क्या कर सकता है। यू आर माई अंडर 20 रैंक, ये वैद सर के वर्ड मुझसे थे। और वो उन्होंने मुझे कब कहे, जब मैं उनको वो शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल आया करते थे और फिर वो 2 दिन पढ़ा के फिर लौट जाया करते थे। तो एक दिन उनके पास शायद कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ, मुझे बोले कि तू अपनी कार से मेरे को छोड़ दे। तो मैं उनको छोड़ने गया स्टेशन तक, रास्ते में उन्होंने मुझे बातें बोली और वहां जाके बोले कि मेरी बात पे विचार करना। तब तो मैंने कहा कि यार ये मतलब ये जो है पगला चुके हैं ये, ठीक है। मतलब एक होता ना कि बुजुर्ग आदमी आता है तो उसका वो कुछ तो भी ज्ञान देने लगता है। तो मैंने कहा अपन ने मांगे नहीं, जबरदस्ती ज्ञान चिपका रहे अपने को, अपन तो ये वही सोचे। लेकिन मैं कई बार जब जिंदगी की मैं अधिक मैं इसको पीछे जाके सोचता देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि यदि वो उनकी बात उस दिन मान ली होती मैंने, गुरु गुरु होता भाई, उनकी बात मैंने उस दिन मान ली होती ना, तो डेफिनेटली उस खालीपन से जो उस चीज को बंद करने से जनरेट होता, फोड़ दिया होता। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कर सकता था उठ के, लेकिन शायद से मेरा ध्यान बटा यहां भी वहां भी सब जगह भी कि ये भी करना है वो भी करना है, इसको भी सब करना है, सर्वज्ञ बनना है। और वही मुझे प्रॉब्लम दिया। लेकिन वही यदि मैं बात करूं, भारती की बात करूं, एकदम अपोजिट है, शेयर अपोजिट। घर वाले बोले मेडिकल कर लो, तो 86% है, नहीं करना, बीए करना है। क्या बनोगी? आईएएस। तैयारी की, कुछ सोच रहे नहीं ना, इफ ना, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पढ़ना, बिल्कुल ऑफिस जाने से, लोग ऑफिस निकलते हैं, अपना टिफिन लगाया, ऑफिस निकल गए, शाम को पढ़ते के लाइब्रेरी बैठे, यहां बैठे, दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ाई के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं। मैं बोलता था कि तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या करोगी? क्यों नहीं होगा? ऐसा मैं कभी सोचती ही नहीं होगी नहीं होगा। मैंने कहा तुम तो सिर्फ बीए रह जाओगी। बोली कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा होगा, पक्की बात। और वो सिर्फ बीए रहने का जो डर था ना, कि केवल बीए रह गए, कुछ आगे कुछ नहीं किया, जो मेहनत कर डाली, खट से एग्जाम निकाल लिया। भाई अब आज तो कमिश्नर है वो। तो पॉइंट ये है कि मैं देखता हूं कि जिंदगी में फोकस का बहुत बड़ा मायना है, लाइफ में फोकस का बहुत बड़ा मायना है, आप कितने फोकस्ड हो, कितने कन्विंस हो अपने आप से। और वो मैं उसके बाद जो मैंने देखा, उसके बाद मैंने दोबारा भारतीय वो कन्विक्शन नहीं देखा कभी। मैं बोलता हूं उसे कि वो जिंदगी में एक बार जो पीक पे तुम्हारा आया था, उसका तुमने दोबारा कभी वो कन्विक्शन नहीं दिखाया। दोबारा तुम यदि कुछ और चीज के लिए दिखा दी, शायद कुछ और कहानी होती। और वो सेम कन्विक्शन मेरा मेडिकल एंट्रेंस के समय था, जब मैं तैयारी कर रहा था। हमारे समय में 96 के आसपास की बात है, तब पूरे मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे। जीएमसी भोपाल, इंदौर का कॉलेज, जबलपुर का कॉलेज, ग्वालियर कॉलेज और रीवा का कॉलेज। रीवा उस समय जो है वो कॉलेज भी हमारे में काउंट होता था, ठीक है। हाँ, अभी भी है। तो ये कॉलेज थे, तो 5 कॉलेज केवल थे। और सीटें कितनी थी पूरी, कि आप 5 कॉलेज में 140 140 140 मतलब हो गया, और 100 मतलब ऐसे करके कुल सीटें जो है 5 6 700 सीटें थी। उसमें से यदि हम देखें तो आधी सीटें जो है वो बेसिकली ऑलरेडी रिजर्व थी और आधी सीटें फ्री थी। 15% सीबीएसई का कोटा होता था उन सीटों में, बाकी दूसरे रिजर्वेशन। तो 300 सीटों के आसपास सीटें थी पूरे एमपी के अंदर एमबीबीएस की, बस। और इंग्लिश का पेपर हुआ करता था, इंग्लिश का पेपर नहीं निकाला तो एमबीबीएस नहीं मिलेगा। फिजिक्स का एक पेपर होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक बॉटनी का होगा, एक जूलॉजी का होगा। हर एक पेपर 100 क्वेश्चन का होगा। और सिलेबस के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई किताब नहीं, जो सिलेबस दे रखा है वो कहीं से भी पढ़ो। हम लोग तुली एंड बहल पढ़े, हम रमेश गुप्ता पढ़े, हम जो है वो जाने कितनी किताबें, ड्रास्निक हेलिडे पढ़े, हम नेल्कन एंड पार्कर पढ़े, हम तुली एंड तुली पढ़े केमिस्ट्री में। हम इतनी किताबें पढ़ डाली, घरों में ढेर तक किताब का, ढूंढ ढूंढ के किताबें ले। मतलब हमारा मकसद है कि जाओ बाजार जाओ, किताबें ढूंढ के लेके आओ। सेकंड हैंड किताबें महंगी आती थी, सेकंड हैंड मार्केट से किताबें लेके आते थे। कई बार पन्ने गायब, मेन पन्ने गायब, उसके लोग फर्रा बना लिए उसका मेन पन्ने का, अपन किताब लेके आए, वो मेन पन्ना गायब अंदर से। तो खैर वैसे निकाल। तो उस समय जो कन्विक्शन था कि नहीं निकालना है, मेडिकल निकालना था, एकदम पागलपन की हद तक कि नहीं अब मेहनत करेंगे, दिन हो चाहे रात हो, कोई त्योहार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लाइफ में एक बार पीक पर पहुंचना पड़ेगा। रिमेंबर माय वर्ड। जिंदगी में एक बार पागल बनना पड़ेगा, पीक पर पहुंचना पड़ेगा, फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलती है। चलिए, तो वही फोकस कीजिए, अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने आप को जो है डिफ्यूज मत कीजिए, और शहद लगे फंदों में फंसने से बचिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।